नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 9 का एक टॉपिक। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और पहले अपन जब चैप्टर की बात करते हैं इसमें तो सबसे पहले अपने पास आ जाता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अपने पास चैप्टर 9 का जो पोर्शन है उसमें हम पढ़ने जाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। और जैसे ही अगले चैप्टर में जाएंगे तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद यहाँ सॉलिड्स की जगह आ जाएगा लिक्विड्स, उसके बाद पढ़ेंगे गैस के बारे में। तो 9 नंबर चैप्टर में मेनली बात आती है सबसे पहले इलास्टिसिटी की, कि इलास्टिसिटी क्या चीज़ है। यानी कि यूँ समझो, अगर आप किसी एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो या तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी या इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। और जैसे ही अगर फोर्स हटाओ तो पहले वाली पोजीशन में आ जाए तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। जैसे मैंने इस कागज़ को राउंड करके छोड़ा ऐसे, तो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स इस पर लगाया, जैसे ही फोर्स छोड़ता हूँ तो ये पहले वाली पोजीशन में फिर आ जाता है। तो इस प्रकार के नेचर को हम कहते हैं, या इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। मैंने कुछ पहले भी लिख रखा है इसमें कि वहन इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है, प्रत्यास्थता की डेफिनेशन। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट्स शेप और साइज चेंजेज such that body become deformed. When this force यानी deforming force is removed, then the body again comes into its original state. This property is called elasticity. यानी कि जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तब इसकी आकृति या आकार में परिवर्तन हो जाता है, और जब वस्तु पर यह बल हटा दिया जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी पे हम कोई एक बल लगाते हैं, बल को मैंने विरूपक बल कह दिया है। विरूपक इसलिए कह दिया क्योंकि ये साइज को चेंज करता है, विरूप करता है। विरूप का मतलब जैसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी वो चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी आकार, आकृति, साइज ये सब चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और जैसे ही आप विरूपक बल हटाते हो तो उसकी आकृति पहले वाली आकृति जैसी आ जाए तो वो वस्तु यानी वो प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। उसके बाद हम कह सकते हैं, ये उदाहरण के लिए, कि वहन ए स्टील स्पून, एक स्टील के स्पून यानी एक स्टील के चम्मच पर धीरे धीरे आप उसको वैसे मोड़ने का प्रयास करो और फिर कुछ समय बाद उस फोर्स को छोड़ दो तो वो स्पून यानी चम्मच जो है पहले वाली स्थिति में आ जाता है। तो इफ़ ए स्टील स्पून इज स्लाइटली बेंड बाय द अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स देन इट्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। जब आप एक्सटर्नल फोर्स को वापस रिमूव कर दोगे तो वो अपनी पहले वाली स्टेट में आ जाएगा। तो इफ़ ए स्टील स्पून इज स्लाइटली बेंड बाय द अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स देन इट्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट व्हेन इट्स एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। नेक्स्ट अगेन, कि जब किसी स्टील के चम्मच पर धीरे धीरे बल लगाया जाता है तो यह मुड़ जाता है। यदि इस बल को हटा लें या हटा दिया जाए तो यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस कंडीशंस को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अगली अपन बात पढ़ते हैं कुछ नई डेफिनेशंस की। एक तो आ जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। दूसरा, हम इसमें अगर और पढ़ना चाहें कि डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद अगर आप इलास्टिसिटी को क्रॉस कर जाते हो तब उन बॉडीज़ को क्या क्या बोलते हैं। अगले टॉपिक्स अपन देखते हैं। अगला अपना टॉपिक हो गया विरूपक बल। विरूपक बल का मतलब हो गया जब किसी बॉडी पर आप बाह्य बल लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो बॉडी डिफॉर्म हो जाए तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं विरूपक बल। अर्थात वह बाह्य बल जिससे वस्तु की आकृति, आकार या संरचना
बदल जाती है या दोनों बदल जाती है, एक ही बात है, और इसे हटा लेने पर प्रत्यास्थ सीमा में वस्तु पुनः वापस आ जाती है। इसे हटा लेने पर प्रत्यास्थता सीमा में वस्तु पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाती है, अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। इसे विरूपक बल कहते हैं। द फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइड या बाय अप्लाइंग इट, एक ही बात है, बाय अप्लाइंग इट द बॉडी changes its shape और साइज और बोथ, यानी दोनों भी चेंज हो सकती है। शेप भी चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है। जैसे आप गुब्बारे में हवा भरो, उसका साइज भी चेंज हो रहा है, बढ़ता जाएगा, और शेप भी बदलती जाएगी। ऐसे ही किसी भी वायर को खींच के देखो, वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, तो कहने का मतलब उसकी शेप भी चेंज हो रही है और साइज भी चेंज हो रही है, दोनों ही चेंज हो रही है। द एक्सटर्नल फोर्स बाय अप्लाइंग इट द बॉडी चेंजेज इट्स शेप एंड साइज और बोथ इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ये भी लाइन लिख सकते हो, व्हेन इट रिमूव देन in elastic limit the body get original state जो पहले वाली स्थिति थी उसमें वापस आ जाएगी। मेन बात आती है यहाँ पर, पता यहाँ चलता है अपने को। नेक्स्ट टॉपिक अपना है परफेक्टली इलास्टिक टॉपिक। परफेक्टली इलास्टिक यानी कि नेचर में कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो, लेकिन हम कांच या फिर क्वार्ट्ज उसको हम नेचर में सबसे ज़्यादा इलास्टिक मानते हैं। आप यूँ मत समझो कि हम किसी रबर को खींचते हैं तो वो इलास्टिक है, नहीं, वो टोटल इलास्टिक नहीं है। अगर आप किसी रबर को खींचते हो तो उसकी वापस वाली पोजीशन जब आती है तो उतनी लेंथ नहीं रहती, कुछ ना कुछ लेंथ बढ़ जाती है उसकी, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही बढ़े। वैसे ही जैसे मैं किसी अगर कागज़ को थोड़ा बेंड करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वापस पहले वाली पोजीशन में आ गया। हम अब नेक्ड आई से, हम सीधी आंखों से देखते हैं तब तो ऐसा लगता है ये सीधा है, लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर इसका शेप और साइज़ की कंक्लूजन करेंगे तो इसमें काफ़ी चेंज पाए जाएंगे अपने पास। अगर मैं इसको खींचता हूँ तो हमें तो लगता है कि ये मार्कर की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन 0.0001 सेंटीमीटर भी अगर देखें तो इसकी लेंथ में चेंज जरूर आता है। अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूँ तो भी ऐसी ही कंडीशंस आती है। कहने का मतलब ये कोई नेचर में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो पूर्णतः प्रत्यास्थ हो। फिर भी हम क्वार्ट्ज को और ग्लास को सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ मानते हैं। कई लोग नाइलॉन और ये लिख देते हैं इलास्टिक, सबसे ज़्यादा नाइलॉन नहीं, सबसे ज़्यादा इलास्टिक जो नेचर में है वो ग्लास है, कांच है। अगर आप कांच पे प्रेशर लगाओगे तो इलास्टिक लिमिट के अंदर वो वापस पहले वाली पोजीशन में आने की प्रायिकता रखता है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है उसकी। हाँ, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाओगे तो टूट जाएगा, उसको फ्रैक्टाइल कंडीशंस बोलेंगे अपन। लेकिन पूर्णतः प्रत्यास्थ का मतलब वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाया जाए तो प्रत्यास्थता सीमा में वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाया जाए तो प्रत्यास्थता सीमा में वस्तु
पूर्णतः वस्तु प्रत्याशा सीमा में वस्तु पूर्णतः अपनी मूल स्थिति में आ जाए, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। Those bodies which are get its original state in elastic limit after removing the deforming force completely, ये जरूरी है, completely, then this type of body is called perfectly elastic। लेकिन नोट डाल के एक बात लिखने वाली है, in nature there is no body that can be perfectly elastic। क्वार्ट्ज यानी ग्लास कैन बी considered as the perfectly elastic, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक है वो क्वार्ट्ज है या ग्लास है। बाकी जितनी भी बॉडीज है वो इतनी इलास्टिक नहीं है। लिख सकते हो प्रकृति में, इस लाइन को लिख सकते हो हिंदी मीडियम में, प्रकृति में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो पूर्णतः प्रत्यास्थ हो। प्रकृति में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो पूर्णतः प्रत्यास्थ हो, परंतु क्वार्ट्ज को यानी कांच को, क्वार्ट्ज को पूर्णतः प्रत्यास्थ माना जा सकता है, लेकिन ये भी होता नहीं है क्योंकि 98% ही होता है ये भी। अगली अपनी डेफिनेशन देखो, अगली डेफिनेशन अपने पास आ जाएगी प्लास्टिक वस्तु। प्लास्टिक टी छोटा होता है इसमें। प्लास्टिक वस्तु, दूसरा नाम इसका होता है सुगठ्य। सुगठ्य वस्तु या फिर प्लास्टिक वस्तु, प्लास्टिक बॉडीज। ये डेफिनेशंस पढ़नी जरूरी इसलिए है कि इसका चैप्टर आगे से अपन कवर नहीं कर पाएंगे वरना। प्लास्टिक बॉडी का मतलब है दोज बॉडीज विच आर परमानेंटली डिफॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि वे वस्तुएं जो विरूपण, दूसरा नाम भी है इसका अपरूपण भी है,
विरूपण बल हटा लेने पर हमेशा के लिए विकृत हो जाए, हटा लेने पर पूर्णतः विकृत ही रहे, इसे प्लास्टिक वस्तु कहते हैं। प्लास्टिक वस्तु कहते हैं, यानी कि वे वस्तुएं जिन पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लो, आप विरूपण बल हटा लो, तो वो टूटी भी रही। जैसे मैंने इस कागज़ को अगर राउंड करके और छोड़ दिया ऐसे, तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, ये वापस अपनी स्थिति में आएगा नहीं। यानी इसका मतलब मैंने इलास्टिसिटी की लिमिट से ज़्यादा इस पर फोर्स लगा दिया, तो ये परमानेंटली डिफॉर्म होकर रह गया, पहले वाले स्टेट में कभी नहीं आ पाएगा। ऐसी बॉडी को कहलाते हैं प्लास्टिक बॉडी। जैसे आप किसी पॉइंट को तोड़ के ही छोड़ दो, मैं इस मार्कर को इतना बेंड करूँ कि वापस पहले वाली पोजीशन में आ ही नहीं पाए, किसी वायर को मैं राउंड कर दूँ, वापस पहले वाली पोजीशन में नहीं आ पाए, तो वो सारी वस्तुएं क्या कहलाएगी? प्लास्टिक बॉडीज़ कहलाएगी। Those bodies which are permanently deformed after removing the deforming force, then this type of body is called deforming force. Sorry, this type of body is called plastic body. नेक्स्ट अगली अपने पास एक डेफिनेशन और आ जाती है फ्रैक्टाइल के बारे में। तो अगला आ जाएगा फ्रैक्टाइल या ब्रैक्टाइल, एक ही शब्द है, फ्रैक्टाइल या फिर ब्रैक्टाइल बॉडीज, भृंगुर वस्तु। तो वे वस्तुएं जो विरूपक बल लगाने पर टूट जाती है, जैसे कांच। वे वस्तुएं जो विरूपक बल लगाने पर टूट जाती है भृंगुर वस्तु कहलाती है, भृंगुर वस्तु कहलाती है। Those bodies which are break down after applying the deforming force in cross the elastic limit। ये जरूरी है, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर आप फोर्स लगा दोगे तो वो बाद में टूट जाएगी। जैसे आप कांच को एक फोर्स लगाओ तो डिफॉर्म नहीं होकर टूट जाएगी उसकी जगह, डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद। अगले अपने पास कुछ नए टॉपिक्स आने वाले हैं और उनमें हम ये कुछ लिख सकते हैं। तो ब्रैक्टाइल के जैसे अपन देखें तो फॉर एग्जांपल ब्रैक्टाइल के लिए जैसे हम देखें तो हमारे पास आ जाता है, एक तो पैराफिन आ सकता है, पैराफिन यानी मोम, गिल्ली मिट्टी हो सकती है, गिल्ली मिट्टी। आप गिल्ली मिट्टी को किसी भी शेप में दे दो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, या इसको तोड़ दो। मटका, विजल्स ऑफ सॉइल, विजल्स ऑफ सॉइल्स, मिट्टी का हमारा बर्तन, ये भी टूट जाते। खिलौने, टॉयज ऑफ बॉयज,
या किड्स कह सकते हो, टॉयज ऑफ किड्स ये भी है, बच्चों के खिलौने, ये सारे ब्रेक्टाइल वाली कंडीशंस के अंदर आते हैं। आगे का अपना मेन सिलेबस का जो टॉपिक शुरू होता है, ये अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े ये 2020-21 के सिलेबस के अनुसार नहीं है। इस वर्ष चैप्टर नंबर 9 में हमें जो मेन टॉपिक दिए गए हैं पहले उनको क्लेरिफाइज कर लो। एक तो हमें दिया गया स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस यानी प्रतिबल, और एक दिया गया है स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, विकृति। और उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का रेशियो लेने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हुक का नियम, हुक का नियम। और हुक के नियम के बाद हमारे पास एक टॉपिक आ जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। हुक के नियम से इंड्यूस होगा ये। और ये प्रत्यास्थता गुणांक जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, ये हुक्स लॉ है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमें केवल एक ही ज्ञात करना है अब की बार, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ अन्य भी इलास्टिक मॉडुलस है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सिलेबस में इतना ही पार्ट है चैप्टर नंबर 9 में। स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ और यंग्स मॉडुलस, ये 4 ही टॉपिक हैं। अब स्ट्रेस क्या चीज़ है, समझने वाली बात यहाँ है। पहले स्ट्रेस देखें फिर स्ट्रेन देखें। देखो 2-3 स्थिति है कि अगर आप किसी बॉडी के यूनिट एरिया पे फोर्स लगाते हो, जैसे मैं इसको खींचता हूँ किसी मार्कर को, तो इसका मतलब मैं अगर इसको खींच रहा हूँ तो टेंसाइल कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से इसके यूनिट एरिया पे लेंथ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है वो लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस कहलाता है। कौन सा स्ट्रेस कहलाता है? लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस। अभिलंब प्रतिबल या अभिलंबवत प्रतिबल भी बोलते हैं कई किताब वाले, कई इसको अभिलंब प्रतिबल भी बोलते हैं। अब ये भी 2 प्रकार का है। अगर इस लंबाई के अनुदिश आप इसको कंप्रेस करो तो कंप्रेसिबल स्ट्रेस कहलाएगा, अगर आप इसको खींचोगे तो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। और उसी कंडीशन में अगर उसकी लेंथ में चेंज आ जाए, जैसे मैंने किसी एक वायर को खींचा या रबर को खींचा तो उसकी लेंथ बढ़ गई, तो लेंथ के अकॉर्डिंग अगर उसकी डायमेंशन में चेंज आता है और तो वो कहलाता है स्ट्रेन, विकृति कहलाती है। यानी कि इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी और चेंज कितना आ गया, दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो वो स्ट्रेन के बराबर आएगा। इसका मतलब स्ट्रेन भी हमारे पास एक तो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, इसमें भी हमारे पास वही कंडीशन लॉन्गिट्यूडाइनल, फिर 2 प्रकार का टेंसाइल स्ट्रेस, नंबर 2 कंप्रेसिबल स्ट्रेस। अगर इसको बोल देते हैं तनन बल, तनन प्रतिबल, अभी परिभाषा कुछ नहीं लिखवा रहा मैं इनकी, एक बार ये होता है संपीड़न प्रतिबल, यानी कि लॉन्गिट्यूडाइनल फिर 2 टाइप्स का आ गया, तनाव बल तनन के कारण, और एक आता है संपीड़न। दूसरा इसके बाद अगर आप किसी बॉडी के एरिया पे फोर्स लगाओ और उससे वॉल्यूम चेंज हो जाए, यानी कि अगर आप जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरो या किसी एक पानी की थैली को पानी में डाल दो या किसी एक दूसरे मटेरियल को वाटर में डाल दो, इसको भी डाल दो पानी में, मार्कर को, तो पानी द्वारा हर एक डायरेक्शन से इसके पूरे वॉल्यूम पर कंप्रेसिबल स्ट्रेस लगेगा प्रत्येक एरिया पे, तो वो कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो 2 नंबर हमारे पास, 1 नंबर लॉन्गिट्यूडाइनल, 2 नंबर आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। आयतन प्रतिबल
यानी कि आयतन में परिवर्तन करने के लिए लगाया गया डिफॉर्मिंग फोर्स, वो भी यूनिट एरिया पे, तो वॉल्यूमेट्रिक प्रतिबल कहलाएगा। इसी हिसाब से अगर आयतन में परिवर्तन आ जाए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति कहलाएगी। इधर कहलाएगा अभिलंब विकृति कहलाएगी। ये अभिलंब विकृति। इसके बाद अगर आप किसी प्रकार से फोर्स लगाओ, जैसे ये एक कोई मेरे पास बॉडी है और इस बॉडी पे आप एक सरफेस को कांस्टेंट रखते हुए, जैसे इस सरफेस को कांस्टेंट रख दिया नीचे वाली को, और ऊपर वाली सरफेस पे एक फोर्स लगाओ जो होता है टेंजेंशियल, जो स्पर्शीय बल होता है, स्पर्शीय। अगर आप स्पर्शीय बल लगाओ यूनिट एरिया पे तो वो कहलाता है अपरूपण प्रतिबल या स्पर्शी प्रतिबल। टेंजेंशियल बोल सकते हैं इसको, टेंजेंशियल स्ट्रेस। दूसरा भी इसका नाम है शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस। ये तीन प्रकार के स्ट्रेस हमारे पास होंगे। इन तीनों प्रकार के स्ट्रेस को हम डिफाइन करेंगे, इनके फॉर्मूले भी जनरेट करेंगे। वैसे ही हमारे पास इन तीन स्ट्रेस से इधर भी आ जाएगी शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, इनकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कहने का मतलब स्ट्रेस भी तीन प्रकार का है और उन्हीं की रेस्पेक्ट में स्ट्रेन आ जाएगी। अगर आप किसी बॉडी को खींचते हो, कंप्रेस करते हो या उसके आयतन में चेंज करते हो तो उसके हिसाब से भी प्रतिबल भी उसी डेफिनेशन में आ जाएगा। लंबाई में अगर परिवर्तन कर रहे हो तो अभिलंबवत यानी लॉन्गिट्यूडाइनल। लंबाई में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, खींचकर यानी तनन करके और कंप्रेस करके, और इसी के हिसाब से भी विकृति उत्पन्न हो जाती है उसमें। यानी लंबाई में परिवर्तन अगर हो रहा है, तनाव के कारण आ रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगी, और दबाव के कारण आ रहा है तो कंप्रेसिबल स्ट्रेस हो जाएगी, स्ट्रेन हो जाएगी। ऐसे ही अगर उसके आयतन में आप बदलाव कर रहे हो तो उसके लिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा, वो आयतन प्रतिबल कहलाएगा। ऐसे ही हमारे पास अपरूपण, अगर आप उसका आयतन, आकार, लंबाई, चौड़ाई कुछ भी परिवर्तित नहीं करो लेकिन आकार बदल दो, जैसे मैंने कहा अगर आप इस पे फोर्स लगाते हो तो ये ऊपर वाला फेज जो है यहाँ चला जाएगा ऐसे, और ये आगे वाला फेज यहाँ चला जाएगा, तो इसकी आकृति इस प्रकार थोड़ी आगे की तरफ झुक जाएगी। जैसे चौक के डिब्बे को अगर आप नीचे वाले फेज को कांस्टेंट रखे ऊपर वाले फेज को दोगे तो उसका आगे ऊपर वाला फेज है थोड़ी सी किसी एंगल से झुक जाएगा। ये जो एंगल बनेगा इसकी फेज के साथ पहले यहाँ था, और ऊपर वाला टेंजेंशियल फोर्स लगाने से ये फेज आगे खिसक गया जो एंगल फाई बनाता है, तो ये फाई कहलाएगी स्ट्रेन, टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेन कहलाएगी। ऐसे ही अगर आयतन में परिवर्तन कर दो तो आयतन स्ट्रेन कहलाएगी। फिर हुक नाम का साइंटिस्ट ये कहता है कि किसी बॉडी पर जितना आप स्ट्रेस लगाते हो वो हमेशा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहता है, यानी प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती होता है। ये हुक का नियम आ जाता है। जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल बराबर आ जाता है इलास्टिक कांस्टेंट E इंटू स्ट्रेन यानी विकृति। ये किसका नियम आ जाता है? हुक का नियम आ जाता है। और फिर हम देखते हैं इलास्टिक मॉडुलस E का मान क्या है, तो वो आ जाता है प्रतिबल बट्टा विकृति। क्या आ जाता है? प्रतिबल बटा विकृति। यही मेन सूत्र है जिससे हम यंग का प्रत्यास्थता गुणांक निकालेंगे। अब उसमें भी अगर हम यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें तो वो अगर प्रतिबल किस प्रकार का प्रतिबल हो, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस हो और लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन हो, अगर इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो वो यंग्स मॉडुलस कहलाता है। अर्थात अभिलंब प्रतिबल बटा अभिलंब विकृति का अनुपात जो है, रेशियो जो है, वो यंग्स मॉडुलस कहलाता है। ये अपने इस पूरे चैप्टर का सार है। हम इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं जो इस प्रकार है। तो अपन चर्चा करते हैं स्ट्रेस की।
स्ट्रेस यानी प्रतिबल, और प्रतिबल की अगर हम परिभाषा पढ़ें तो इसका मतलब है किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। द फोर्स, कौन सा फोर्स? वो डिफॉर्मिंग। द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन तो डिफॉर्मिंग फोर्स है भाई, द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया of the body is called stress। अब स्ट्रेस के टाइप्स की बात कर देते हैं। देयर आर 3 kinds of the stress। नंबर 1, longitudinal stress, प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अभिलंबवत प्रतिबल। इसका मतलब हो गया वस्तु की लंबाई के अनुदिश एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अपरूपण, या फिर इसको विकृत भी बोलते हैं, बल। वस्तु की लंबाई के अनुदिश एकांक क्षेत्र पर लगने वाला अपरूपण बल अभिलंबवत प्रतिबल कहलाता है। ये 2 दिशा में लगता है भाई। नंबर 1 तनन प्रतिबल, इसको अपन अंग्रेजी में लिख सकते हैं ऊपर वाले को, द deforming force acting on the unit area in direction of its length is called longitudinal stress। ये भी 2 टाइप्स का है। एक तो है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि वस्तु की लंबाई को अगर खींच दे, बढ़ा दें, तो हम लिख देंगे फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ। अगर आप खींच के लेंथ बढ़ा दोगे तो उस कंडीशन में उसके यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द बॉडी by a force on unit area is called टेंसाइल स्ट्रेस। वस्तु की
लंबाई में वृद्धि के लिए, वस्तु की लंबाई में वृद्धि के लिए वस्तु पर लगाया गया बल या विरूपक बल तनन प्रतिबल कहलाता है। तनन प्रतिबल कहलाता है। एक बात तो ये होगी। दूसरा आ जाएगा कंप्रेसिबल। इसके अंदर होगा क्या, अगर आप स्ट्रेस लगाते हो तो उसकी लेंथ है बढ़ जाएगी थोड़ी। तो स्ट्रेस का एक तो फॉर्मूला बन गया अपने पास, स्ट्रेस यानी प्रतिबल को किसी प्रकार का प्रतिबल हो वो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज बिकम F1A। चाहे टेंसाइल हो चाहे कंप्रेसिबल हो, कोई सा ही हो, स्ट्रेस की ये आ गई अपने पास। 2 नंबर देखो, संपीड्य प्रतिबल, कंप्रेसिव कह सकते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस। If the force या deforming force acting on the unit area of a body to reduce या to reducing the length of the body is called compressive stress। इसका भी फॉर्मूला तो स्ट्रेस का वही रहना है, F अपॉन एरिया। यानी कि अगर ये लेंथ थी, आपने इसकी लेंथ को प्रेशराइज करके ये यूनिट एरिया पे फोर्स लगाया F दोनों साइड से, तो इसकी लेंथ घटकर कम हो गई डेल्टा L। पहले L लेंथ थी, कंप्रेस करके आपने इसको कर दिया L माइनस डेल्टा L। ये जो गैप है, ये गैप है इसका डेल्टा L। इस प्रकार का ये गैप यहाँ से और यहाँ तक का ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड डेल्टा L। तो हम कह देंगे वस्तु को, जब वस्तु की लंबाई में कमी करने के लिए, जब वस्तु की लंबाई में कमी करने के लिए विरूपक बल लगाया जाता है, अब वो भी एकांक क्षेत्रफल पे लगाया जाता है। तो इसे संपीड्य प्रतिबल कहते हैं। एक बात ये हो गई। इसके बाद अपने पास आ जाएगा 2 नंबर स्ट्रेस का टाइप्स। आयतन प्रतिबल। तो हम कह सकते हैं जब वस्तु के प्रत्येक दिशा से या आयतन पर प्रत्येक दिशा से उसके आयतन में
परिवर्तन करने के लिए बल लगाया जाए तो इसे आयतन प्रतिबल कहते हैं। एक तो ये हो गया आयतन प्रतिबल के लिए। दूसरा अपने पास इसी में कह सकते हैं द फोर्स subjected to change in its volume, then the stress is called volumetric stress। ये भी सही बात है। थर्ड, इसमें अपन देख सकते हैं कि इफ़ या व्हेन ए vessels dropped inside the water, then it experiences the force from all sides, then this type of stress is called वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यही तो है। अगर आप पानी में कोई चीज़ डुबो दो तो पानी में डुबोने से उसके हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगेगा। जैसे ये पानी के अंदर आपने कोई स्फीयर को ड्रॉप कर दिया तो उसमें हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगेगा इस पर, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। कुछ मात्रा में तो होगा। पानी की कोई एक थैली को भर के पानी में डुबो दो तो संकुचित हो जाएगी थोड़ी, या अगर किसी गुब्बारे के अंदर हवा भर दो तो उसका गुब्बारा फैल जाएगा। इसका मतलब गुब्बारे में हवा भरते हो तो उसके हर एक डायरेक्शन से स्ट्रेस लगता है, तभी वो फैलता है, एक्सटेंड होता है। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ गया मेरे पास। इसमें लिख सकते हो जब किसी बर्तन को या पात्र को पानी में डुबोया जाता है तो उसके प्रत्येक दिशा में बल लगता है, जिसे आयतन प्रतिबल कहते हैं। अगला देखो, अपरूपण प्रतिबल, शियरिंग स्ट्रेस। ये शियरिंग स्ट्रेस क्या है? देखो, अपरूपण प्रतिबल, इसमें क्या होता है कि आपका वॉल्यूम या उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी, शेप चेंज हो जाएगी। यानी एक ऐसा टेंजेंशियल फोर्स, इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, दूसरा नाम ये भी है इसका, टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखो क्या होता है ये भी। शियरिंग स्ट्रेस नाम से ही पता चल रहा है, या दूसरा नाम इसका टेंजेंशियल स्ट्रेस। अपरूपण या स्पर्शीय प्रतिबल। ये भी सही बात है। इसका मतलब ये हो गया कि जब वस्तु के एक तल को नियत रखकर दूसरे तल पर एक स्पर्शीय बल लगाया जाए
लगाया जाए तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ जाता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ जाता है। इससे वस्तु के आयतन व लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये भी बात सही है। when a tangential force applied on the surface of the object या body, एक ही बात है, object to keeping another surface in rest, then the stress is called tangential stress। ये भी सही बात है भाई। आप एक बॉडी को उसके एक सरफेस को कांस्टेंट रखो और उसके दूसरे सरफेस पे अगर फोर्स लगाओ और जिससे उसका शेप चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज नहीं हो, तो ऐसे स्ट्रेस को कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इसमें अपन कह सकते हैं इन दिस स्ट्रेस या इन दिस कंडीशन द वॉल्यूम does not change but the shape or configuration are changed। कैसे चेंज होती है अपन देखते हैं एक डायग्राम में इस बात को। तो देखते हैं सीरिंग वाला कैसा है। अगर मान लो मेरे पास ये क्यूबिक कोई स्ट्रक्चर है, और इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक सरफेस को मैं कांस्टेंट रख लेता हूँ। ये क्यूब बना लिया मैंने, थोड़ा बड़ा बना लिया इधर से। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अगर इस ऊपरी वाली सरफेस पे, इस पे मैं कोई एक टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं इस सरफेस पे, और टेंजेंशियल फोर्स भी इधर से लगाऊं ऐसे F, इसका एरिया A है, तो इसकी जो पोजीशन है इस सरफेस की वो थोड़ी आगे खिसक जाएगी। इसको मैं बैलेंस में रख रहा हूँ, इसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, इस सरफेस को। ठीक है, यानी कि इस नीचे वाले पोर्शन को मैं कांस्टेंट रख के ऊपर वाले पे अगर फोर्स लगाऊं, जैसे एक चौक का डिब्बा भी कह सकते हो, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी कि ये वाला जो पाथ है ऊपर वाला, ये किसी एंगल से आगे चला जाएगा। वो एंगल मेरे पास आ गया फाई, थीटा भी कह सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो है डेल्टा एक्स। ये वाला भी आगे चला गया, ये वाला भी आगे चला गया। अब ये वाला, दैट इज फाई। डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, टोटल इसकी लेंथ अगर एल थी
ये अपने पास मान आ गया ऐसा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ स्पर्शीय या अपरूपण प्रतिबल, तो स्पर्शीय या फिर अपरूपण प्रतिबल, इसका मान हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि स्पर्शीय बल सी बड़ा आता है इसमें, स्पर्शीय बल बटा क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पर्शीय बल को एफ से। तो सूत्र तो चाहे स्पर्शीय अपरूपण प्रतिबल हो, चाहे आपके पास आयतन प्रतिबल हो, आयतन प्रतिबल हो यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, चाहे टेंजेंशियल हो, चाहे कोई सा स्ट्रेस हो, फोर्स का सूत्र तो वही आना है। फोर्स अपॉन एरिया ही आना है। आयतन में यानी वॉल्यूम में चेंज करने के लिए लगने वाला फोर्स और उसका यूनिट एरिया। ऐसी टेंजेंशियल फोर्स, इसको टेंजेंशियल फोर्स, इसको एरिया, इन दोनों का रेशियो लोगे तो अपने पास टेंजेंशियल आ जाएगा। और वॉल्यूम चेंज करने के लिए फोर्स लगाओ यूनिट एरिया पे तो वॉल्यूमेट्रिक, लेंथ चेंज करने के लिए लगाओगे तो लॉन्गिट्यूडाइनल। तीनों प्रकार के अपने पास स्ट्रेस आ गए। और इनसे संबंधित अब स्ट्रेन देखते हैं हम लोग, विकृति किस प्रकार की है देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विकृति। तो नया टॉपिक अपना आ गया विकृति, स्ट्रेन। वैसे तो स्ट्रेन एक अनुपात है कि अगर किसी वस्तु के डायमेंशन में चेंज हो जाए तो कितना चेंज आया, यानी लेंथ में अगर चेंज आ गया तो लेंथ में कितना चेंज आया, इनिशियल लेंथ कितना है, ये रेशियो कहलाता है स्ट्रेन। अर्थात हम कह सकते हैं बाह्य बलों के प्रभाव में, बाह्य बलों के प्रभाव में किसी वस्तु की एकांक लंबाई या एकांक आयतन में होने वाला परिवर्तन विकृति कहलाता है। विकृति कहलाता है। तो हम कह देंगे द चेंज इन द डायमेंशन, ही लिख देते हैं, तीनों शब्द एक साथ आ जाएंगे। डायमेंशन लाइक इन यूनिट लेंथ, डायमेंशन in unit length or in unit volume, change in dimension and initial dimension of ratio is called strain। इसको ऐसे ही लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। और स्ट्रेस के हिसाब से स्ट्रेन भी 3 टाइप्स की हो जाएगी। अर्थात हम लिख सकते हैं बाह्य बल के प्रभाव के कारण विकृति भी 3 प्रकार की होती है। विकृति भी 3 प्रकार की होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स,
एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स एक प्रकार का एक्सटर्नल ही था, हम बाहर से लगाते हैं किसी चीज़ को मोड़ने तोड़ने आदि करने के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स the strain is also three types. नंबर 1 पहला लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, उसके बाद अपने पास आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और उसी के बाद अपने पास शियरिंग स्ट्रेन। जैसे जैसे उनके कारण थे वैसे के वैसे सारे के सारे इसके आ जाएंगे। एक साथ लिख देते हैं तीनों को। तो लॉन्गिट्यूडाइनल देखो, नंबर 1 लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन अभिलंब विकृति। अभिलंब विकृति ये भी 2 प्रकार की है भाई। कौन कौन सी? तनन विकृति, और 2 नंबर अपने पास आ सकती है संपीड़न। लेकिन हम दोनों के लिए ही एक ही शब्द यूज कर लेते हैं, अभिलंब विकृति वाला ही। यदि वस्तु की लंबाई में परिवर्तन किया जाए तो प्राप्त विकृति अभिलंब विकृति कहलाती है। अभिलंब विकृति कहलाती है। जैसे किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई L है और इसे प्रतिबल द्वारा L प्लस डेल्टा L लंबाई में परिवर्तित कर दिया जाए तो अभिलंब विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L बट्टा प्रारंभिक लंबाई L, ये भी सही बात है। याद रखें, विकृति की कोई विमा व मात्रक नहीं होता। एक ये बात याद रखें। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये 2 विमाओं का अनुपात है। क्योंकि यह 2 विमाओं का अनुपात है। जैसे लंबाई बटा लंबाई, लंबाई में परिवर्तन है लंबाई, आयतन में परिवर्तन है तो आयतन। हम इसमें लिख सकते हैं if the change occurred in the length of the body by deforming force, then this type of strain
इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्गी का मतलब लंबाई में चेंज आना चाहिए, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। सही बात है ये तो। और ये भी लाइन लिख दें कि स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होती, यानी स्ट्रेन हैव नो यूनिट एंड डायमेंशन। स्ट्रेन हैव नो यूनिट एंड डायमेंशन, ये लाइन लिख दें मैं पहले। चाहे कोई सी स्ट्रेन हो, स्ट्रेन हैव नो यूनिट एंड डायमेंशन। बिकॉज, क्यों नहीं होती लिख दो, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम डायमेंशन, टू सेम डायमेंशंस। Let if L is the length of wire कह दो, चलो बॉडी की जगह वायर कह दो, L is the length of wire and it get delta L change in its length, then the longitudinal strain, ये क्या आ जाएगा भाई, चेंज इन लेंथ। सूत्र ढंग से लिखो ये, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन का क्या आ जाएगा, then the longitudinal strain is change in length upon initial length, इसका मतलब चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल, इनिशियल कितनी थी एल, तो ये आ जाएगी लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। अगर आप कंप्रेस भी करते हो तो उससे भी वही कंडीशन है, कंप्रेस करोगे तो लेंथ कम हो जाएगी और खींचोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिबल स्ट्रेन में अंतर क्या है, लिख देते हैं नीचे, इफ नोट डाल के लिख देते हैं बात, इफ देयर इज इंक्रीजिंग या इंक्रीज in the length, then this is tensile strain। हिंदी में लिख सकते हो, यदि लंबाई में वृद्धि हो, वृद्धि की जाए, लिख दो वृद्धि की जाए तो तनन विकृति कहलाती है, विकृति कहलाती है या उत्पन्न होती है, एक ही बात है। और लंबाई में संकुचन किया जाए तो इसे संपीड़न विकृति कहते हैं, संपीड़न विकृति कह देते हैं। लंबाई में अगर संकुचन लाए, कमी लाए तो संकुचन का मतलब कमी। तो एंड
if the length is decreasing, then this type of strain is called compressive strain. compressive strain। इसके आगे की स्ट्रेन वही आ जाएगी अपने पास वापस, एक तो आ जाएगी वॉल्यूमेट्रिक और एक आ जाएगी शेयरिंग। और जस्ट ये स्ट्रेन ख़त्म होने के बाद एक नियम आता है हुक का नियम, और फिर हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।